हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हूं और कुछ टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें कुछ एजुकेशनल वीडियो बना लेते हैं। आज सोच रहा था कि किस मौजू पे बात करूं, तो सोचा आज थोड़ा सा जो है वो साइकेट्री की तरफ चलते हैं। और साइकेट्री में आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा उसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जो है एक साइकोसिस है, एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान जो है वो बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल का शिकार हो जाता है। उसका आम तौर पे हकीकत से राब्ता कट जाता है और वो कुछ अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात पे यकीन करने लगता है, या उसको अजीब व गरीब आवाज़ें दिखाई देने लगती हैं, या उसको अजीब व गरीब जो है वो लोग दिखाई देने लगते हैं और वो एक और दुनिया का जो है वो बाशिंदा सा होकर रह जाता है। तो ये उसके लिए बज़ाते ख़ुद उसके लिए भी और जो उसके घर वाले हैं उसके लिए भी काफ़ी तकलीफ़ का बाइस बनता है। लेकिन जो इसमें असल ख़तरा होता है वो बहैसियत डॉक्टर जो है हमें, वो ऐसे लोगों में ख़ुदकुशी का जो है रुझान वो अक्सर देखने में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे तमाम मरीज़ जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात हों, उनका बर वक़्त जो है वो तशख़ीस किया जाए और उनका बर वक़्त जो है वो इलाज किया जाए। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो पहले ये बताता चलूँ कि आम तौर पर मर्दों और औरतों में इसका जो आप तनासब कहें वो बराबर है। ज़्यादातर जो है वो ये यंग एडल्टहुड की बीमारी है, 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखने में आया है। लेकिन बहैसियत पीडियाट्रिशियन मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो नौजवानान होते हैं, एडोलेसेंट्स जो होते हैं, उसमें भी हमने देखा है कि जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो है वो आते हैं। दो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वंस इन अ व्हाइल हम ज़रूर ऐसे मरीज़ देखते हैं। तो अब स्किज़ोफ्रेनिया में जो है वो अलामात क्या हैं? अब बुनियादी तौर पे 2 किस्म की अलामात होती हैं इसके अंदर, जो है उसको हम ग्रुप करते हैं पॉज़िटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स। बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं इसका तर्जुमा करूँ तो आप यूँ समझ लें कि मुस्बत अलामात और मनफ़ी अलामात। अब मुस्बत अलामात और पॉज़िटिव जो है वो क्या है? पॉज़िटिव जो सिम्पटम्स होते हैं ये वो अलामात हैं जो कि आम तौर पे सेहत की हालत में तो नहीं होती हैं, लेकिन बंदे पे जब स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक होता है तो ये अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। और जो मनफ़ी अलामात हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स, वो आप समझ लें वो मनफ़ी अलामात वो अलामात हैं जो कि आम तौर पे बंदे में मौजूद होती हैं सेहतमंद हालत में, लेकिन जब उस पे बीमारी होती है तो वो गायब हो जाती हैं। तो पहले बात करते हैं मुस्बत या पॉज़िटिव उसकी। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मुस्बत अलामात वो अलामात हैं जो कि सेहत की हालत में तो नहीं होती हैं, लेकिन बंदे पे जैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक हो तो उसमें वो अलामात आने लगती हैं। अब उसमें जो सबसे पहली जो अलामत है वो है हैलुसिनेशंस। अब हैलुसिनेशंस हम किसे कहते हैं? हैलुसिनेशंस में बंदे को जो होता है उसको अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, या उसको जो है वो अजीब व गरीब अशकाल नज़र आने लगती हैं, जो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन उस बंदे के लिए वो हकीकत होती है, उसको नज़र आता है। तो आम तौर पे ये आवाज़ें उसको कान में सुनाई देती हैं जो कि शायद किसी जानने वाले की हों, या वो गैबी किस्म की आवाज़ें भी होती हैं जो कभी उससे बात करती हैं, या कभी वो मरीज़ कहेगा कि वो आवाज़ें आपस में बात करती हैं। तो इस तरह की जो अलामात हैं वो उसमें जो है तवातर से आती रहती हैं। दूसरा जो है जिसको हम विजुअल हैलुसिनेशंस कहते हैं, उसमें बंदे को जो है अजीब व गरीब किस्म की अशकाल नज़र आ सकती हैं, जिसमें वो आप कह लें गैर मरई जो है आप एलियन टाइप के उसको जो है उस किस्म की अशकाल भी नज़र आ सकती हैं, या उसको जो है आम इंसानों वाली अशकाल नज़र आ सकती हैं, और उसको ऐसा लगता है कि ये जो अशकाल हैं या इंसान है फ़र्ज़ी, ये उससे बातें कर रहे हैं या वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस किस्म की ऑडिटरी और विजुअल हैलुसिनेशंस जो हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया का हॉलमार्क हैं। तो ये मस्बत अलामात जो है ऐसे लोगों में जो जिनको स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक हो उनमें ये मौजूद होती हैं। अच्छा जनाब, अब हैलुसिनेशंस के अलावा दूसरी कौन-सी पॉज़िटिव जो है वो अलामत है? उसको हम कहते हैं डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स का आसान अगर मैं तर्जुमा करूँ तो डिल्यूजन्स का ये मतलब है किसी ऐसी चीज़ पर यकीन रखना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। तो अब कई दफ़ा तो ये गलतफ़हमी की बुनियाद पे भी इंसान को हो सकता है, ऐसी सूरत में हम उसको इल्यूजन का नाम देते हैं। अब इल्यूजन किसी भी इंसान को हो सकती है, नॉर्मल इंसान को भी होती हैं, उसका स्किज़ोफ्रेनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन डिल्यूजन्स ऐसी आप समझ लें सोच है, ऐसी चीज़ें हैं जिसका हकीकत से कोई, लेकिन बंदा उसको हकीकत समझ ले।
तो उसका जो असल हकीकत से उससे नाता टूट जाता है। तो ऐसे लोगों को अजीब व गरीब ख्यालात आते हैं। कभी वो ये समझते हैं कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और उस पर यकीन भी रखते हैं। कभी वो ये समझते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसको हम जिस तरह पैरानॉइड डिल्यूजन्स हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में। कभी उनको ये लगता है कि जैसे टीवी या रेडियो पे उनके बारे में बात की जा रही है या उनके ख्यालात नशर किए जा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा उनको लगता है कि उनके दिमाग में दूसरों के ख्यालात जो है वो डाले जा रहे हैं। तो ये अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल होती है। इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो बंदा जिसको डिल्यूजन्स हो रहे होते हैं वो उस पर पुख्ता उसका यकीन होता है। तो ये दो चीज़ें जो है हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स, ये हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, और ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में पाई जाती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नेगेटिव जो अलामात हैं या नेगेटिव सिम्टोमेटोलॉजी हम जिसे कहते हैं। तो मनफी जो अलामात हैं ये वो अलामात होती हैं जो कि आम तौर पे तो बंदे के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन जब बीमारी की हालत हो तो उससे वो गायब हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों में हमने देखा गया है कि वो जो है आम तौर पे जो मनफी अलामात हैं वो ये होती हैं कि अगर आम तौर पे वो किसी चीज़ में अगर उनकी दिलचस्पी थी तो दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर वो घर में अपने रिश्तेदारों उनके साथ उनका कोई जज्बाती लगाव था तो वो लगाव ख़त्म हो जाता है। अगर उनका कोई खेल उनको पसंद था या कोई वो स्पोर्ट्स देखते थे या उसको शौक़ से देखते थे, उसमें उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है। अगर वो पढ़ाई की तरफ उनका रुझान था तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इंसान बहुत सेक्लूड होकर रह जाता है। अगर वो बाहर जाना, जॉगिंग करना, हवाखोरी पसंद करते थे तो उसको भी वो पसंद करना छोड़ देते। तो ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसको बंदा पहले इंजॉय करता था और अब उसको इंजॉय ना करे, तो ये जो है वो मनफी अलामात होती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा है कि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिप्रेशन भी होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अफसुर्दगी का शिकार होते हैं। उनको बिला वजह जो है वो खफगान उनके जहन पे तारी होता है। उनको पता नहीं होता है कि वो क्यों खफा है, लेकिन बस उनको जो है वह खफकी तारी रहती है। इस वजह से मुख्तलिफ जो है वो फ़र्दन जो आगे जाके कुछ शिकायत भी जो है इस डिप्रेशन की वजह से उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी उसमें शामिल हो जाती है। मसलन नींद का सही ना आना, या अगर नींद में बार बार जागना, जिसको हम बेख्वाबी की कैफियत बोलते हैं। इसके अलावा जो है बंदे का मिजाज का चिड़चिड़ापन, अखड़पन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मनफी अलामात में जो है वो शुमार होती हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स जो है ये दीज आर द हॉलमार्क्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में पाई जाती हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा या घर में या ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द हो जिसमें इस किस्म की अलामात हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ ताकि उसकी मुनासिब तशख़ीस हो सके और उसका इलाज भी हो सके। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? स्किज़ोफ्रेनिया की एटियोलॉजी क्या है? किस वजह से ये होता है? कोई नहीं जानता ये क्यों होता है। काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। को एग्जैक्ट तो हमें ये नहीं मालूम कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन कुछ जो स्पेकुलेशंस हैं या आप कह लें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी वजह से ऐसे लोगों में जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहली चीज़ जो है जिसको हम बार बार वो है जीन्स आपने नाम सुना होगा। ये पेन पतलून वाली जीन्स नहीं है। ये जीन्स हम उन जीन्स को कहते हैं जो हमारे खुलियात यानी सेल्स के अंदर हमारा आप समझ ले कोड होता है। हम जो कुछ हैं हम अपने जीन्स की वजह से होते हैं, और ये जीन्स जो हैं हमें अपने माँ बाप की तरफ से ट्रांसफ़र होते हैं। 50% बाप की तरफ से, 50% जो है वो माँ की तरफ से, और यही हमारी शख्सियत, हम जो कुछ हैं फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इसका बहुत जो है वो दारोमदार जो है वो जीन्स पर होता है। तो देखा ये गया है कि जिन लोगों के आप समझ ले वालदैन में अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनको जो है वो 10 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। इसी तरह अगर वो बाप वालदैन में ना हो, अगर ख़ानदान में भी हो, तो ऐसे लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया के होने के चांसेस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर आप कह लें अगर 2 ट्विन्स हों, तो अगर एक में स्किज़ोफ्रेनिया हो और दूसरे में ना हो, तो उसमें भी आगे जाके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप यूँ समझ लें 50% चांस उनका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो जीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं। अब इसके अलावा बाज़ कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका इनडायरेक्ट अमल दखल होता है, जिसमें पहली चीज़ आ जाती है ज़हनी दबाव। तो अक्सर ये देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी अगर आप हिस्ट्री लें तो उनकी प्रायर हिस्ट्री में आप जो होंगे डिप्रेशन की अलामात होती है, या वो किसी वजह से जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। तो डिप्रेशन अगर काफ़ी अरसे तक चलता रहे तो उसमें से कुछ लोग जो हैं उनको आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात ज़ाहिर
हो सकती हैं। दो कि ये 100% में नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि हर डिप्रेशन वाले मरीज़ को स्किज़ोफ्रेनिया होगा, लेकिन देखा गया है कि इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा जो है वो एसोसिएशन है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है जिसका इसमें स्किज़ोफ्रेनिया के साथ जो है वो ताल्लुक़ है, वो है आप समझ लें आप ख़ानदानी या मुआशरती मसाइल आप समझ लें। तो जिन लोगों के घर में ख़ानदानी झगड़े चल रहे होते हैं, या वो अपने घरेलू मसाइल का शिकार होते हैं, या वो आप समझ लें बहुत ज़्यादा घर का माहौल जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार होता है, घर में झगड़े होना, मार-पीट का होना, गुस्सा, गाली-गलौच या और कुछ इस किस्म के झगड़ों का चलना, तो ऐसे लोगों में भी जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात जो है वो ज़ाहिर हो सकती हैं, या आप यूँ समझ लें कि उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके अलावा जो है इंसान का बचपन जो है उसका भी बहुत अमल दखल है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो देखा ये गया है स्किज़ोफ्रेनिया पे जो रिसर्च हुई है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनका बचपन अच्छे माहौल में ना गुज़रा हो, जिनका बचपन में जो है वो बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव एटमॉस्फेयर में रहे हों, मार-पीट होती रही हो, गाली-गलौच होती रही हो, उनको जो है वो अप्रिशिएट ना किया गया हो, तो ऐसे चल के आगे जो है मुख्तलिफ़ नफ्सियाती मसाइल ऐसे बच्चों में आगे चल के जब वो जवान होते हैं तो उनमें जन्म लेते हैं जिसमें सेल्फ़ हार्म भी आ जाता है, और उसमें आगे चल के कुछ जो लोग हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। तो ये तो चंद एक जो है आप समझ लें कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या एसोसिएशंस हैं, ऐसे फैक्टर्स की जिनका ताल्लुक जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ होता है। तो तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस जो है उसके लिए DSM-5 का क्राइटेरिया यूज़ होता है। DSM जो है वो बोलते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ साइकियाट्रिक डिजीज़ेज़। इसका 5th एडिशन जो है आजकल वो चल रहा है, तो उसमें अपना क्राइटेरिया है। तो पॉजिटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स का होना, और इसके अलावा जो है अलामात का कुछ अरसे तक जो है चलते रहना, वो जो है उससे तशख़ीस होती है, क्योंकि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें कोई ब्लड टेस्ट का कोई रोल नहीं है। तो ये एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो DSM क्राइटेरिया पे अगर ये अलामात पूरी उतर रही हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस जो है उसकी बुनियाद पे कर सकता है। तो फिर बात है कि इसका इलाज, क्या इसका इलाज है? बिल्कुल जनाब, इसका इलाज मुमकिन है, और इसके लिए जो दवाई अद्वियात यूज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब दो किस्म की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं इस वक्त इस्तेमाल में है। एक हम बोलते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और दूसरी हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं ये 50 की दिहाई में इंट्रोड्यूस हुई थी, और मुसलसल तब से इनका इस्तेमाल हो रहा है स्किज़ोफ्रेनिया में। इसकी जो आप समझ लें प्रोटोटाइप ड्रग है वो हेलोपेरिडोल है। इसके अलावा जो है वो इसमें फ्लूपेंथिक्सोल, ट्राइफ्लुओपेराज़ीन, ये अद्वियात जो है इनको हम कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है ये काफ़ी हेलुसिनेशंस को बड़ी अच्छे तरीके से कवर करती हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि ये पार्किंसंस लाइक साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो कि इन अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें जो है वो हाथों पैर पे कपकपी शामिल होना, हरकत का मुंजमद हो जाना, ज़ुबान या आप समझ लें होंठों का सुन्न हो जाना, या हरकत जो है वो उसमें यानी आसानी से हरकत ना कर सकना, जिसे हम टार्डिव डिस्काइनीसियास बोलते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसी अजीब जो है वो इंसान का जिस्म जो है कैसे अजीब पोजीशन में लॉक हो जाता है, जिससे तासुर ये मिलता है कि बंदे को शायद मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। फिर अब बात करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की। अब जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल जो है पिछले एक अशरे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इनमें जो अद्वियात हैं, इनमें जो दवाइयों में रेस्पेरिडोन है, इसमें एरिपिप्राज़ोल है, और इसमें ओलेंज़ापाइन जो है ये मेडिकेशन है। तो ये अद्वियात जो हैं इसको एटिपिकल इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो टिपिकल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जो कि बाकी अद्वियात जिस तरह हेलोपेरिडोल वगैरह के होते। दो इनका ये मतलब नहीं कि इनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन ये जो इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिन्हें हम टार्डिव डिस्काइनीसियास कहते हैं ये कम होते हैं इसके अंदर। तो इनकी जो आमतौर पे साइड इफ़ेक्ट्स उनमें वज़न का बढ़ जाना, गनुदगी शामिल होना, नींद का बहुत ज़्यादा आना, सुस्ती वगैरह, काहिली, ये चीज़ें जो हैं वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं। फिर इसके अलावा एक एंटीसाइकोटिक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसका मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, उसको हम बोलते हैं क्लोज़ापाइन। अब क्लोज़ापाइन जो है वो इसलिए बेहतर समझी जाती है बाकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के मुकाबले में
कि ये जो इसमें नेगेटिव सिम्टोमेटोलॉजी है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से कवर करती है। अगर आप देखें जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स को तो बड़े अच्छे तरीके से कवर कर ली, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स वगैरह को, लेकिन बंदे में जो है वो कुछ ना कुछ डिप्रेशन जो है वो जारी रहता है। लेकिन जो मनफी अलामात होती हैं उसको कवर करने में क्लोज़ापाइन का काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इसकी। तो इसके अलावा जो स्किज़ोफ्रेनिया के वो मरीज़ जिनमें ख़ुदकुशी का रुझान ज़्यादा होता है, ये देखा गया है कि क्लोज़ापाइन उन मरीज़ों में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है और ऐसे मरीज़ों को जो है वो काफ़ी हद तक का उससे अफाका मिलता है और उनके जो ख़यालात हैं उसमें बेहतरी आती है। तो क्लोज़ापाइन एक काफ़ी अच्छी टिपिकल एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है। अब ये यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ आप अद्वियात पे जो है वो गुज़ारा नहीं कर सकते। फैमिली थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आपने ऐसे मरीज़ की फैमिली को साथ लेके चलना होता है। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का जो अगर आप देखें कुछ ना कुछ माहौल में ऐसी गड़बड़ होती है घरेलू माहौल में, जो कि मज़ीद जो है वो तनाव का बायस बनती है और ऐसे मरीज़ जो है वो फ़र्दर ख़राब हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि घर वालों को समझना चाहिए कि इस मर्ज़ के साथ कैसे डील किया जाए। तो जहाँ पे आप अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे घर की तरफ से एक सपोर्टिव माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे मरीज़ के साथ जो है वो गुज़ारा किया जाए, ऐसे मरीज़ के साथ जो है वो थोड़ा जो है तरीके से चला जाए। क्योंकि जो आप एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन यूज़ करते हैं ये काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करनी होती है, कम से कम आप अंदाज़ा लगा लें ऑन एवरेज 6 मंथ्स तो जो है वो बंदे को लेना होता है। और 60% लोग तो इससे ठीक हो जाते हैं, 20% में कुछ ना कुछ अलामात रहती हैं और कुछ में ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद वो अलामात जो है वो दोबारा वापस भी आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका इलाज जो है वो प्रॉपर किया जाए। मरीज़ को ख़ुद से कभी दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए और जब तक डॉक्टर एडवाइस करता है तब तक उसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही बेहतर समझ सकता है कि कब इन अद्वियात को स्टॉप करना है और कब इनको दोबारा शुरू करना है और कब इनकी जो है वो एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, अगर डोज़ में कमी बेशी करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मरीज़ों को ये भी ज़रूरी है कि आप उनको अपनी मदद आपके तहत देखिए, ऐसे बहुत सारे जो है वो वेबसाइट्स मौजूद हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, वो वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे यूके में जो है वो ऐसी आप समझ लें इदारे हैं, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वो क्या करें उसमें अपनी शिनाख्त कराएं। आप ऐसे लोगों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों से वेब पे ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ग्रुप चैट्स होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं और आपको जो है वो इस किस्म के जो है वो मुफीद मशवरे उन लोगों से मिल सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक जो है इंसान की जो तबीयत है, दिमागी तबीयत जो है वो संभल जाती है। तो ये ना नटशेल में आपको बताना चाहता था कि स्किज़ोफ्रेनिया एक दिमागी बीमारी है, एक नफ्सियाती बीमारी है, लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। ये आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ है तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात आ रही हैं। तो याद रखिए पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स ये दोनों जो है वो किसी हद तक मौजूद होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में। इनमें साइकोसिस होता है, यानी कि इनका जो आप समझ लें हकीकत से वक्तन फ़वक्तन जो है वो राब्ता टूटता रहता है और ये लोग जो है प्रॉब्लम ये होता है कि इनके अंदर इनसाइट नहीं होती है। ये लोग देखें, एक आदमी बीमार हो और वो जानता हो कि उसको कोई बीमारी है तो ऐसे इंसान को हेल्प करना आसान होता है, लेकिन जब कोई ऐसा आदमी हो जिसको वो बीमार हो और उसको अंदाज़ा ही ना हो कि वो बीमार है तो फिर उसको इलाज के लिए कायल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही हाल स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों का होता है, क्योंकि जो इसे हम समझ रहे होते हैं कि ख़याली दुनिया, फ़र्ज़ी दुनिया में रह रहे, उसको वो लोग हकीकत समझते हैं। तो ज़ाहिरी बात है उनके लिए जो हकीकत है उस आप समझ लें उस जो गर्दाब है उनके गिर्द, उसको तोड़ना आसान काम नहीं है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ काफ़ी एहतियात के साथ आप चलेंगे। बहरहाल कहना ये चाह रहा था कि इसका जो इलाज है वो मौजूद है आजकल। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन वगैरह, एरिपिप्राज़ोल और क्लोज़ापाइन, ये बहुत अच्छी अद्वियात हैं जिनसे जो है इन मरीज़ों का इलाज हो सकता है। 5-6 महीने तक के इलाज के बाद अच्छे 60-70% लोग जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। द ओनली थिंग इज़ के इट कैन कम बैक, बार बार हो सकता है, एक्सेसरबेशन एंड रिमिशंस के पीरियड्स होते रहते हैं, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है वक्तन फ़क्तन डॉक्टर से इनका मुआयना होता रहे ताकि इनका इलाज जो होता रहे। और हमने देखा ये है कि अगर तरीके से इलाज हो तो ये लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इन अ नटशेल दिस वाज ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ आई होगी। हैव अ गुड डे, खुदा हाफिज़।